तो यहाँ पे इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं, जो पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की बात कर रहा है ये, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर या मूव कराने के लिए कहाँ से कहाँ मूव कराना है, साइटोक्रोम B6F से फोटो सिस्टम जो 1 है उसके रिएक्शन सेंटर, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 नैनोमीटर रिएक्शन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। इस मूवमेंट के लिए कौन सा कैरियर रिस्पॉन्सिबल होता है ये बताना है। देखो, सबसे पहले ना हम एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बना लेते हैं। यहाँ पे जगह हमारे पास में अवेलेबल है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। उससे क्या होगा, आगे भी एक दो क्वेश्चन में ये चीज़ें, ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्टली कर पाएंगे। मान लो ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ना, एक साइड से हम इसको बल्ज करके बना रहे, बड़ा करके बना रहे, ताकि हम इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को एम्बेड कर पाएँ। ये लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट है हमारा फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 के अंदर में ये है इसका रिएक्शन सेंटर, 2 रिएक्शन सेंटर P680। अच्छा, P680 के साथ में एसोसिएटेड होता है अंदर की तरफ ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ जो वाटर को स्प्लिट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे फियोफाइटिन लोकेटेड होता है, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है और इसके पास कब जाता है, जब लाइट इस पे आकर के फॉल करती है। अंदर की तरफ है हमारा ल्यूमन, थैलेकॉइड का जो ल्यूमन है वो अंदर की तरफ है, और जो बाहर की तरफ है दैट इज स्ट्रोमा, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वो इस साइड है। इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से किसके पास जाता है, फियोफाइटिन से इसको जाना है दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास, जिसका नाम है प्रोटॉन पंप या फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर 2 साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F। पर ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 1 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक नहीं जा सकता। इसको ले जाने के लिए एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की ज़रूरत होती है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब जो 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में मूव करता हो और 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र खुद जा कर के परफॉर्म कराता हो। इसे परफॉर्म कराने के लिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये नॉर्मली स्ट्रोमा की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, मतलब इसकी लोकेशन किस साइड होती है, स्ट्रोमा की तरफ, लेकिन ये रहता मेम्ब्रेन के अंदर ही है। मतलब ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है। मेम्ब्रेन में एम्बेडेड क्यों रहता है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर अंदर मूव कर सकता है, इसीलिए ये मोटाइल होता है। अभी हम इसकी मोटिलिटी को शो करेंगे। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है। इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्विनोल में, PQH2 में। जब ये PQH2 में कन्वर्ट होता है, अब इसको अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करना है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है साइटोक्रोम B6 को। जब इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को दे दिए, तो ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ रिलीज हो जाएंगे, यहाँ पे। तो 2 प्रोटॉन यहाँ से ला करके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की मदद से ये अंदर की तरफ पंप कर देता है। इसीलिए हम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को पंप का एक्टिविटी बताते हैं, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोन में, और ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। फिर इस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को किस तरफ भेजना है, एक और कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे हमारे पास में फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 नैनोमीटर, इसके ऊपर भी आकर के लाइट गिरती है, और लाइट गिरने पर ये एक्टिवेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है प्लास्टोसाइनिन। यहाँ पे ये रहा PC।
जिसको हम प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं। इस प्लास्टोसाइनिन का काम है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम F से उठाना और P700 रिएक्शन सेंटर में जाके छोड़ देना। मतलब ये भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल कैरियर है, मूव कर सकता है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये मेम्ब्रेन के अंदर है या मेम्ब्रेन के बाहर है? ये इस ल्यूमन की तरफ मेम्ब्रेन के बाहर है। मेम्ब्रेन के बाहर इसलिए है क्योंकि ये पोलर नेचर का होता है, वाटर सोल्यूबल नेचर का होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और ये कहाँ इलेक्ट्रॉन भेज देता है? P700 में। P700 से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, जिसका नाम है FRS। FRS से ये फेरोडॉक्सिन के पास जाता है। अच्छा, फेरोडॉक्सिन को एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जो स्ट्रोमा साइड पे लोकेटेड होता है। इस एंजाइम का नाम होता है FNR एंजाइम, फ्लेविन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? NADP पॉजिटिव को, और वो कन्वर्ट हो जाता है NADP H2 में, इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। ये पूरा वो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये तीनों अपनी जगह पर लोकेटेड रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है वो किसके थ्रू होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिसमें प्लास्टोक्विनोन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर और दूसरा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्विनोन नॉन पोलर है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहता है, जबकि प्लास्टोसाइनिन एक पोलर टाइप का जो बाहर की तरफ से मूव करता है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से P700 नैनोमीटर पे, ये वाला, यहाँ से यहाँ पे। तो इसके लिए हमें मोबाइल पोलर इलेक्ट्रॉन कैरियर, पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, बिल्कुल सही है, पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। नॉन पोलर नहीं, ये वाला नहीं सही है, ये वाला हमारा सही नहीं है। पोलर नॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, नॉन मोबाइल तो हो ही नहीं सकता। अगर नॉन मोबाइल होगा, मूव ही नहीं कर सकता, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में कैसे पहुंचाएगा? नॉन पोलर नॉन मोबाइल चलेगा ही नहीं। तो ये वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं दोनों। पोलर नॉन पोलर की बात ही नहीं है, मोबाइल तो होना ही चाहिए, लेकिन मोबाइल के साथ में पोलर और नॉन पोलर का भी आपको ध्यान देना है। जो नॉन पोलर है वो प्लास्टोक्विनोन है, वो कहाँ से कहाँ भेजता है? फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। और जो पोलर है दैट इज प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसमें ये जगह यूज आएगा। NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो हमारा FNR एंजाइम था, फ्लेविन NADP रिडक्टेज एंजाइम एंड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स आर एसोसिएटेड विद, ये दोनों के बारे में हमें पूछा गया है रिस्पेक्टिवली। FNR एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, किसके साथ एसोसिएटेड होता है, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर एसोसिएटेड होता है। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो, हमने डायग्राम इसीलिए बनाया था क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में ये डायग्राम हमें यूज होने वाला है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। उसके ऊपर में पहले ही डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो जो सबसे बाहर है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, जो उसके अंदर है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर में ल्यूमन थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और थैलेकॉइड्स में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन। इतना आपको पता होगा। अब देखो, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हो या फिर हम बात करें FNR एंजाइम, ये दोनों ही थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। ये क्योंकि पूरा का पूरा क्या है भाई? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ना। अब इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में भी किस साइड पे? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो तो वो ल्यूमन की साइड पे इस तरह से जुड़ा हुआ है, और जो FNR एंजाइम है वो स्ट्रोमा की तरफ इस तरह से जुड़ा हुआ है। FNR एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ पर दिखाई पड़ता है? ग्रेनल थैलेकॉइड्स में।
इन थैलेकॉइड्स में, ये जो स्ट्रोमा थैलेकॉइड होते हैं, यहाँ पे FNR एंजाइम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। NADP पॉजिटिव NADPH2 में रिड्यूस नहीं होता, सिर्फ ATP बनता है, NADPH2 यहाँ पर नहीं बनता है। लेकिन जो ग्रेना वाले होते हैं यहाँ पे FNR एंजाइम प्रेजेंट होता है, FNR एंजाइम प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो भी हमारा फोटो सिस्टम 2 से जुड़ा हुआ है, और फोटो सिस्टम 2 सिर्फ ग्रेना में पाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स है वो भी हमारा कहाँ पे मिलता है? ग्रेना में। ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे नहीं मिलता है ना। उनमें भी थैलेकॉइड में कहाँ पर लोकेटेड है? थैलेकॉइड की आउटर साइड पे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर साइड, मतलब स्ट्रोमा साइड पे कौन प्रेजेंट होता है? FNR एंजाइम। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड की तरफ, मतलब ल्यूमन की तरफ, जो थैलेकॉइड का ल्यूमन है उसकी तरफ कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। ये रहा, पहला दिया है NADP रिडक्टेज एंजाइम और दूसरा दिया है ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। आउटर साइड एंड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट किसको बोलते हैं? ये वाला, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। आउटर साइड ऑफ, यहाँ पे आउटर साइड ऑफ, इस पे जुड़ा हुआ है ऐसे, इनर मेम्ब्रेन के बाहर साइड नहीं, ये तो गलत है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। भाई इसने बोला है इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, लेकिन देखो FNR और ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स दोनों अपोजिट साइड में, दोनों साथ में तो है नहीं। मतलब भले से इसने थैलेकॉइड मेम्ब्रेन तो सही बताया, लेकिन दोनों के दोनों इनर साइड पे नहीं होते, एक इनर साइड पे होता है और एक आउटर साइड पे होता है। इनर साइड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम किसको बोल रहे हैं? इसको। और इनर साइड मतलब इस तरफ जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ पे थैलेकॉइड ये चीज़ें प्रेजेंट है? नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है? गलत। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, और ये भी ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन सही है दैट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? NADP रिडक्टेज एंजाइम आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। ये एक MSQ टाइप का क्वेश्चन है। देखो MSQ टाइप का क्वेश्चन मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस सही होंगे। जो क्वेश्चन है हमारा उसका एक आंसर नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें सारे के सारे जो सही ऑप्शन उनको चूज़ करना है। फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात है। जो हमने डायग्राम बनाया था वो यहाँ पर भी यूज अब आने वाला है। उस डायग्राम को हम उठाकर यहीं पर ले आते हैं। इसको हम छोटा करके, या ठीक है यहाँ पर भी चल जाएगा। हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ ले आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उसमें से कौन सा स्टेप है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो क्या करता है? रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा साइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा साइड है वहाँ से प्रोटॉन को कम कर रहा है। जो फ्री प्रोटॉन्स हैं, कौन से प्रोटॉन? फ्री प्रोटॉन्स, उनको रिमूव कर रहा है, उनको कम कर रहा है। कहाँ से? स्ट्रोमा साइड से। तो कौन सा ऐसा स्टेप है, या कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म कराते हैं? देखो हम वापस से पहले अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चल के पहले ही कवर कर लेते हैं, बात की तो हम बाद में देखेंगे। बाकी चीज़ें मिटा देते हैं, जो हमारे काम का है बस वही लिखते हैं। देखो स्ट्रोमा साइड है ये वाली, यहाँ से प्रोटॉन कौन रिमूव कर रहा है? एक तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो कि पंप की तरह काम करता है। ये पंप की तरह काम करता है और स्ट्रोमा साइड से प्रोटॉन को उठाता है ऐसे, और उठाने के बाद में ल्यूमन में ला करके पटक देता है। स्ट्रोमा से प्रोटॉन को उठाता है और ल्यूमन में ला करके पटक देता है। अगर ये स्ट्रोमा से ला करके ल्यूमन में प्रोटॉन को पटक रहा है तो क्या स्ट्रोमा से प्रोटॉन की संख्या को कम कर रहा है? बिल्कुल कम कर रहा है। मतलब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का जो एक्शन है वो स्ट्रोमा साइड से प्रोटॉन को कम करता है, फ्री प्रोटॉन्स को। अच्छा एक और स्टेप ध्यान से देखो, यहाँ पे NADP पॉजिटिव है और यहाँ पे ये NADPH2 बन रहा है। इसको NADPH2 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ती है। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ से ले लेगा, पर जो प्रोटॉन ये उठाने वाला है वो कहाँ से उठाएगा? फ्री प्रोटॉन्स।
यहाँ पर जो स्ट्रोमा में फ्री प्रोटॉन थे, इन्हीं फ्री प्रोटॉन्स को उठाने के बाद में ये किस में जोड़ देगा, NADP पॉजिटिव में, और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। तो NADP पॉजिटिव से NADPH2 बनाने के लिए 2 फ्री प्रोटॉन्स को ये यूज़ करता है। ये जो फ्री प्रोटॉन्स थे ये फिक्स हो गए, तो क्या यहाँ पे फ्री प्रोटॉन्स का नंबर कम हो रहा है स्ट्रोमा साइड पे? बिल्कुल, तो यहाँ से तो फ्री प्रोटॉन्स का नंबर लगातार कम होता जा रहा है ना, तो इस वाले स्टेप में भी फ्री प्रोटॉन्स का नंबर रिड्यूस होता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव। रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव वही स्टेप है, NADP पॉजिटिव से हम क्या बना रहे हैं, NADPH2, और इस स्टेप के दौरान फ्री प्रोटॉन्स जुड़ जाते हैं NADPH2 से, मतलब स्ट्रोमा साइड पे प्रोटॉन्स कम होते हैं, मतलब ये ठीक है। एक्शन ऑफ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। भाई साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का मेन काम होता है प्रोटॉन को यहाँ से उठाकर यहाँ पे पटक देना, और इसीलिए ये पंप की तरह काम कर रहा होता है, एनर्जी का यूज़ करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन की पंपिंग कर रहा होता है। तो ये भी ठीक है, स्ट्रोमा साइड से ला करके थैलाकॉइड के ल्यूमन साइड में इलेक्ट्रॉन को पटक देता है। नेक्स्ट इज वाटर फोटोलिसिस। देखो वाटर फोटोलिसिस कहाँ पर चलती है? वाटर की फोटोलिसिस, वाटर का ब्रेकडाउन तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, वो वाटर को तोड़ता है, यहाँ पे प्रोटॉन बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये जो प्रोटॉन आ रहा है क्या ये स्ट्रोमा से आ रहा है? नहीं, ये तो वाटर से आ रहा है, तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन रिमूव करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। हमारे ऑप्शन में यही बोला गया है क्वेश्चन में कि स्ट्रोमा साइड से प्रोटॉन को रिमूव करना है, तो इस स्टेप में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो इसको काट दो। ATP सिंथेज एक्टिविटी। भाई ATP सिंथेज एक्टिविटी जब होती है तो ग्रेडियंट ब्रेक होता है, और ग्रेडियंट ब्रेक होते टाइम क्या होगा कि जितने भी प्रोटॉन ल्यूमन में इकट्ठा हुए हैं वो सारे के सारे स्ट्रोमा में वापस जाते हैं अलोंग द ग्रेडियंट। मतलब ये तो उल्टा कर रहा है, ये स्ट्रोमा में फ्री प्रोटॉन्स को कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो हमारे पास में पहला और सेकंड ऑप्शन इस MSQ का मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर ऑफ C3 साइकिल एंड C4 साइकिल आर रिस्पेक्टिवली। जो C3 साइकिल होती है उसके अंदर भी हमें एक प्राइमरी एक्सेप्टर चाहिए जो CO2 के साथ में कंबाइन हो सकता है, पहला मॉलिक्यूल जो CO2 के साथ कंबाइन होता है। C4 साइकिल जब चलाएंगे तो वहाँ पर भी हमें प्राइमरी एक्सेप्टर तो वहाँ पर भी चाहिए जो CO2 के साथ में पहली बार कंबाइन करेगा। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भाई जो C3 साइकिल का प्राइमरी एक्सेप्टर है और जो C4 साइकिल का प्राइमरी एक्सेप्टर है उनका केमिकल नेचर क्या है रिस्पेक्टिवली। पहला इस ऑप्शन है एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर, मतलब जो C3 साइकिल का एक्सेप्टर है दैट शुड बी एल्डोज और C4 का कीटोज। क्या ऐसा है? देखते हैं आगे चल करके। दूसरे में C3 का एसिड और C4 का एल्डिहाइड, तीसरे में शुगर एंड शुगर, और चौथे में एसिड एंड कीटोज शुगर। ठीक है, अब C3 साइकिल का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है और C4 साइकिल का जो प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, पहले तो हम उसको देखें, फिर उनके केमिकल स्ट्रक्चर को उसके फॉर्मूले से ही डिराइव किया जा सकता है। तो पहले C3 साइकिल की बात करें। C3 साइकिल में CO2 कंबाइन करता है वाटर के साथ में, तो पहले बनाता है कार्बोनेट आयंस। अब ये कार्बोनेट आयंस बाइंड करेंगे किससे? प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसका नाम है RUDP। 5 कार्बन का शुगर होता है, और कौन सा एंजाइम होता है? रोबिस्को एंजाइम। और प्राइमरी स्टेबल मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ये कन्वर्ट कर जाता है। हमें एक्सेप्टर से मतलब है, एक्सेप्टर ये होता है जो CO2 से पहली बार बाइंड करने वाला है। जो C3 साइकिल के दौरान एक्सेप्टर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, दिस इज अ कीटोज शुगर। ये एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। शुगर मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। अगर उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज कीटोज, अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज एल्डोज। यहाँ पर कीटोज ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। C3 साइकिल के बाद में हम बात करते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल में जो फिक्सेशन होता है CO2 का पहली बार, फिर से यहाँ पे ये वाटर के साथ जुड़ेगा, कार्बोनेट आयन बना देगा, बाइकार्बोनेट आयन बना देगा, और उसके बाद में ये जुड़ने वाला है एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल PEP। इसका पूरा नाम होता है फॉस्फिनोल
पायरुवेट या फॉस्फिनोल पायरुविक एसिड, यहाँ पे इसको पायरुवेट बोल दो या फिर पायरुविक एसिड बोल दो, मतलब ये एक एसिड होता है। तो ये एक तरह का एसिड है। कितने कार्बन का एसिड होता है? 3 कार्बन का। RUBP एक शुगर है 5 कार्बन की। तो जब ये 3 कार्बन की शुगर 1 कार्बन के इससे जुड़ती है तो हमारे पास में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का एक सिंगल मॉलिक्यूल 4 कार्बन का एसिड हमको यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड मिल रहा होता है ना। तो C4 साइकिल का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है दिस इज एन एसिड, और C3 साइकिल का जो एक्सेप्टर है दैट इज अ कीटोज शुगर। वापस से क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले पूछा गया है C3 साइकिल और दोबारा पूछा गया दूसरी में C4 साइकिल। तो C3 साइकिल का है एक कीटोज शुगर, मतलब ये वाला, और C4 साइकिल का एसिड। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दिया तो ऑप्शन हमें बनाना पड़ेगा कीटोज शुगर C3 साइकिल के लिए और C4 साइकिल के लिए एसिड। तो इसमें ऑप्शन नहीं था, ये वाला ऑप्शन हमारे पास में ठीक आएगा क्योंकि पहले C3 दिया और फिर C4 दिया। 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फॉर कन्वर्जन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम लिखते हैं 3PGA, टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को हम लिखते हैं G3P। तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, और उन तीनों को हमें कन्वर्ट करना है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ऐसी कंडीशन में हाउ मैनी ATP एंड NADPH2 विल बी नीडेड। अब ये C3 साइकिल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप के बीच से क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने जिन्होंने C3 साइकिल बहुत अच्छे से नहीं समझी होती है या फिर उनको याद नहीं होता, वो इस क्वेश्चन में अभी भी फंसने ही वाले हैं। देखो C3 साइकिल एक बार हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि C3 साइकिल भी कई जगहों पे हमें काम आने वाली है। जो C3 साइकिल चलती है उसमें सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP होता है 5 कार्बन का शुगर, वो H2O प्लस वाटर के साथ में कंबाइन होता है, H2O और CO2 के साथ में, और किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो 3PGA बने हैं इनका पहले होने वाला है फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर टोटल 2 ATP लगते हैं और 2 ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-BPGA, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट है और थर्ड पोजीशन पर भी यहाँ पर फॉस्फेट है, एक एडिशनल फॉस्फेट जुड़ गया। 2 मॉलिक्यूल्स 3PGA के लिए 2 ATP लग रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA होता तो कितने ATP लगते? 1, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। फिर यहाँ पे इसका रिडक्शन करने के लिए क्या होता है? NADPH2 का काम आता है, NADPH2। 2 मॉलिक्यूल ये वाले हैं तो 2 मॉलिक्यूल NADPH2 लगते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP पॉजिटिव में। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाते हैं, ATP नहीं बनता, डायरेक्ट वो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएंगे। जब ये रिड्यूस हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अभी ये एसिड था यहाँ पे, और एसिड का रिडक्शन होने के बाद में हमें क्या मिल गया? ग्लिसरल्डिहाइड। इस ग्लिसरल्डिहाइड में टोटल कितने कार्बन है? 6, क्योंकि एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन का, और ऐसे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल 6 कार्बन। इन टोटल 6 कार्बन में से एक कार्बन शुगर सिंथेसिस में चला जाता है, और बचे हुए 5 कार्बन को हम मल्टीपल स्टेप के थ्रू रीजनरेट करते हैं। जो बचे हुए 5 कार्बन हैं उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं RUMP, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। हमें तो RUBP जाना, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, लेकिन अभी यहाँ पे मोनोफॉस्फेट बना है। इस मोनोफॉस्फेट में हमें रीजनरेट करवाने के लिए एक एडिशनल ATP यूज़ करना पड़ता है, जो अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको दे देगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा RUBP में। अगर इसको स्टेप्स में डिवाइड करें तो ये जो लास्ट स्टेप है दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन,
ये जो पहला स्टेप है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। ये थर्ड स्टेप जो था दिस वाज रीजेनरेशन, और सेकंड स्टेप जो है दिस इज रिडक्शन, है ना। अब इस रिडक्शन वाले स्टेप से ही हमें क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पूरे के पूरे रिडक्शन वाले स्टेप से नहीं पूछा गया, हमें एक बीच से एक टुकड़ा पूछा गया। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हमें 3 मॉलिक्यूल G3P में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पर ATP और NADPH2 कितने लगेंगे। 3PGA का मतलब है ये वाला, हमारे पास 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 3 ऐसे मॉलिक्यूल में, है ना। तो कितने ATP और NADPH2 लगेंगे। अगर हम एक को कन्वर्ट करें, मतलब 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 G3P में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितने ATP और कितने NADPH2 लग रहे हैं, 2 ATP और 2 NADPH2। मतलब अगर एक होता तो कितने लगते, एक ही लगता। भाई 2 के लिए 2 लग रहे हैं तो एक के लिए एक ही लगता, तो 3 के लिए कितने लगेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल 3PGA का इस्तेमाल करेंगे और उससे हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ G3P बनाने जाएंगे, तो टोटल ATP कितने लगने वाले हैं, 3 ATP। 3 ATP, 4 नहीं, 6 नहीं लगाने, अब की बार डबल नहीं करना है, हमें एक एक ही लेना है, तो एक एक करके 3 ही लगेंगे। और NADPH2 कितने लगेंगे, वो भी 3 ही लगेंगे, क्योंकि अब की बार डबल नहीं होगा। तो 3 NADPH2 और 3 ATP हमें यहाँ पे यूज होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6th क्वेश्चन पर। इफ 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय C3 साइकिल, देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ ATP यूज्ड ड्यूरिंग द कार्बोक्सिलेशन स्टेप इज टू रिडक्शन स्टेप इज टू रीजनरेशन स्टेप। तो इसके लिए ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए कि भाई एक CO2 फिक्स करने के लिए, एक CO2 फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए होते हैं, है ना। अब जो रेशियो रहता है ना, चाहे हम कितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लें, कितने भी CO2 फिक्स कर लें, जो रेशियो है वो चेंज नहीं होने वाला। अगर आपको याद हो, एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करते टाइम उसका जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, यहाँ पे अगर हम आए तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप में ध्यान से देखो कितने ATP यूज़ हो रहे हैं, 0 ATP। यहाँ पे कोई ATP यूज़ नहीं होता, बिना ATP के सारा काम चलता है। दूसरे स्टेप अगर रिडक्शन की बात करें, तो हर एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें रिडक्शन वाले स्टेप में 2 ATP की ज़रूरत पड़ती है। NADPH2 की ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे यहाँ पे 2 NADPH2 भी लगते हैं, लेकिन हमारे काम का भी सिर्फ ATP है। रीजनरेशन की बात करें तो यहाँ पे एक एडिशनल ATP और इस्तेमाल हो जाता है, तो यहाँ पर एक ATP, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। जो ये रेशियो रहेगा ना, वो कितने भी CO2 आप फिक्स कर लो, रेशियो सेम ही रहेगा इन तीनों के बीच में। फिर भी हम एक बार करके दिखा देते हैं तो और इजी वो सॉल्व हो जाएगा। हमें टोटल 11 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने हैं। देखो एक ग्लूकोज के अंदर में टोटल कितने कार्बन फिक्स करने होते हैं, कितने CO2 फिक्स करने होते हैं, 6 CO2। 6 बार पूरी साइकिल चलानी होगी एक ग्लूकोज बनाने के लिए। अच्छा, अगर 6 बार साइकिल चलानी है तो जो हमारा कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, जो हमारा रिडक्शन स्टेप है और जो लास्ट हमारा रीजनरेशन स्टेप है, इसमें कितने कितने ATP लगेंगे भाई। कार्बोक्सिलेशन में 6 × 0 ATP, रिडक्शन में 6 × 2 ATP और रीजनरेशन में 6 × 1 ATP। तो 6 तो वैसे भी कटने ही वाला है, रेशियो क्या आएगा, 0:2:1। अब हमसे बोला है 11 ग्लूकोज, भाई 11 ग्लूकोज हमें बस इसमें 11 मल्टीप्लाई कर दो, तो इस रेशियो में सब में 11 मल्टीप्लाई कर दो, और जब रेशियो निकालोगे तो 11 तो वैसे भी कट जाएगा, सब में कॉमन है, तो ये रेशियो यही आने वाला है, 0:2:1। तो ये ऑप्शन हमारा यही दिया हुआ है, 4th ऑप्शन नन ऑफ दीज बना लो, और ये हमारा ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रांस और रीथ अनाटमी इज सीन इन द लीव्स ऑफ। क्रांस या फिर रीथ अनाटमी का मतलब होता है लेयर्ड अरेंजमेंट। अगर हमारे सेल्स लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट दिखा रहे हो, एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाहर एक और लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरह की जब लेयर्ड अरेंजमेंट हमें
लीव्स में दिखाई पड़ती है, पत्तों में दिखाई पड़ता है, तो उसी अनाटमी को हमने क्या बुलाते हैं? क्रांज अनाटमी, या फिर इसी को अपने रीथ अनाटमी बुलाते हैं। ये जो रीथ अनाटमी है ये हमें C4 प्लांट्स की लीफ में दिखाई पड़ती है। अगर हम C4 लीफ प्लांट की लीफ का एक डाइसेक्शन काट कर इस तरह से देखेंगे तो उनके पास में अंदर में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल, जाइलम प्लस फ्लोएम। अच्छा, जाइलम फ्लोएम के बगल में बड़े बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, बड़े बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल जिनकी बहुत ही मोटी सेल वॉल होती है और वो काफ़ी टाइटली एक दूसरे से चिपके होते हैं, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट शो करते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। ये इन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बड़े बड़े सेल को अपने क्या बुलाते हैं? बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। इन बंडल शीथ सेल के ऊपर में कुछ एडिशनल छोटे छोटे सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल, जो नॉर्मल सेल हैं लीफ के, मीजोफिल सेल। जो हम वाइट कलर से बना रहे हैं वो मीजोफिल सेल है, दीज आर मीजोफिल सेल। तो वस्कुलर बंडल के आगे आसपास बंडल शीथ सेल का एक लेयर बना होता है और बंडल शीथ सेल के आसपास मीजोफिल सेल का लेयर बना होता है। तो इसी तरह के जो लेयर्ड अरेंजमेंट है ना, इसी को हम बुलाते हैं क्रायंस अनाटमी या फिर रीथ अनाटमी, क्रांस या फिर रीथ अनाटमी। ये जो रीथ अनाटमी है ये किन में दिखाई पड़ती है? C4 प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर में C3 साइकिल तो सब सारे प्लांट्स में होता है, लेकिन C3 साइकिल को हेल्प करने के लिए एक C4 एडिशनल साइकिल चल रही होती है, C4 साइकिल। तो ऐसे प्लांट्स को हम बुलाते हैं C4 प्लांट्स। अच्छा, C4 प्लांट्स उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। तो ऐसे प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो फोटो रेस्पिरेशन कम से कम हो उनकी बॉडी में और ज़्यादा से ज़्यादा C3 साइकिल ऑपरेट हो पाए। अब ये जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, हो सकते हैं ये डाइकॉट्स हों, हो सकते हैं ये मोनोकॉट्स हों। कई बार बच्चे जो NCERT का डाटा पढ़ के एक गलत मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं वो सारे C4 प्लांट्स मोनोकॉट्स होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। NCERT में सारे के सारे जो C4 प्लांट्स दिए हुए हैं वो सोरघम दिया हुआ है एक तो आपको, और शुगर केन, और ये दोनों ही मोनोकॉट होते हैं। ये भी मोनोकॉट होता है, ये भी मोनोकॉट होता है। तो इसको पढ़ के ना ऐसा एक आइडिया जाता है कि सारे C4 प्लांट मोनोकॉट्स ही होते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ डाइकॉट प्लांट्स जैसे कि एमोर्फोफेलस, ये जो प्लांट है ये डाइकॉट है लेकिन ये C4 है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जो मोनोकॉट हैं लेकिन वो C4 हैं, कुछ ऐसे ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जो डाइकॉट हैं लेकिन वो C4 हैं। ऑप्शन पर चलते हैं अपने। कितनों के अंदर क्रांस या रीथ अनाटमी मिलेगी? मतलब इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कितने प्लांट्स C4 प्लांट्स हैं। ऑल ट्रॉपिकल मोनोकॉट्स गलत, भाई सारे ट्रॉपिकल मोनोकॉट्स नहीं होते, कुछ के अंदर में देखने को मिलता है। C4 प्लांट्स सारे प्लांट, C4 साइकिल हर प्लांट में नहीं मिलता। C4 साइकिल को चलाने के लिए एडिशनल एक्स्ट्रा ATP की ज़रूरत पड़ती है। उतना एक्स्ट्रा ATP हर प्लांट प्रोवाइड कर पाए ये ज़रूरी नहीं होता। सम ट्रॉपिकल मोनोकॉट्स ओनली, देखो सम ट्रॉपिकल मोनोकॉट्स, यहाँ तक तो लाइन ठीक थी, पर ओनली वाला ठीक नहीं है क्योंकि कुछ डाइकॉट्स में भी तो होगा ना, तो सिर्फ मोनोकॉट्स में होगा, ये गलत है। सम ट्रॉपिकल मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ये बिल्कुल सही है। सम ट्रॉपिकल बिल्कुल ठीक, मोनोकॉट्स में भी मिल सकता है और डाइकॉट्स में भी मिल सकता है, तो ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है। ऑल ट्रॉपिकल डाइकॉट्स नहीं भाई। C4 साइकिल को चलाने के लिए हमें एडिशनल ATP की ज़रूरत पड़ती है। हर CO2 को फिक्स करना, अगर हमें एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करना है C4 प्लांट में, तो यहाँ पे टोटल 5 ATP लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें C3 साइकिल भी चलानी है और C4 साइकिल भी चलानी है। 2 एडिशनल ATP C4 साइकिल के और बाकी 3 जो होते हैं वो तो C3 में होते ही हैं। लेकिन अगर हमें C3 प्लांट के अंदर में एक CO2 को फिक्स करना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ATP लगते हैं। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट डबल ATP यहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं, है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर प्लांट्स C4 साइकिल को डेवलप नहीं किए हुए हैं, क्योंकि C4 साइकिल को डेवलप करना एनर्जेटिकली प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग द रीजनरेशन स्टेप इन C4 साइकिल
हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू रीजनरेट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फिनोल पायरुवेट या फिर पीईपी, जो उसका प्राइमरी एक्सेप्टर है। कोई भी साइकिल चलती है, साइकिल तभी ऑपरेट कर सकती है लगातार अगर उसका प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बार बार रीजनरेट हो जाए। भाई जब वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रही है साइकिल, और घूम के पूरी साइकिल वापस से प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हमें प्रोवाइड कर दे, तभी वो साइकिल आगे कंटिन्यू हो पाएगी, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रीजनरेशन स्टेप है टू रीजनरेट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फिनोल पायरुवेट, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर नीडेड, और कब ड्यूरिंग रीजनरेशन स्टेप इन C4 प्लांट, ये हमें समझ में आना चाहिए। इसके लिए हमें C4 साइकिल कैसे ऑपरेट करती है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल उसमें काम करते हैं, कौन कौन से सेल उसमें काम कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जब C4 साइकिल ऑपरेट करती है, तो यहाँ पे हम एक C4 साइकिल बना लेते हैं। C4 साइकिल को ऑपरेट करने के लिए 2 सेल चाहिए होते हैं टोटल। पहला सेल है मीजोफिल सेल, और दूसरा सेल है बंडल शीथ सेल, जो उसके पड़ोस में ही रहता है। बंडल शीथ सेल जो उसके पड़ोस में ही रहता है। बंडल शीथ सेल की जो सेल वॉल होती है वो मीजोफिल सेल के कंपैरिजन में मोटी होती है। कुछ गैप प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। 2 एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा। इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, थोड़ा छोटा क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं, और इधर भी क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं बंडल शीथ सेल, और इधर मीजोफिल सेल। अब जो मीजोफिल सेल है, पहला CO2 फिक्सेशन, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन यहीं पर होता है। फॉस्फिनोल पायरुवेट से CO2 कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, पेप्केज एंजाइम। और जब पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बाइंड करता है तो ये बना देता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 3 कार्बन का एक्सेप्टर था और 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द क्लोरोप्लास्ट। मेलिक एसिड या 4 कार्बन के एसिड की फॉर्म में ये किस में एंटर करता है, बंडल शीथ सेल में। जब ये बंडल शीथ सेल में एंटर करता है तो ये यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। इस डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाती है। ये जो CO2 है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगी। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, यहाँ पर एक एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम। इस रुबिस्को एंजाइम को सिर्फ CO2 मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, क्योंकि CO2 तो लाकर खुद दे रहा है ये मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे CO2 मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इससे क्या फ़ायदा होता है कि रुबिस्को हमेशा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक CO2 निकलने के बाद में ये C3 कंपाउंड या फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। जो हमारा मेलेट था 4 कार्बन का मेलेट, वो 3 कार्बन के पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पायरुवेट से हमें किसको रीजनरेट करवाना है, जो हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर था फॉस्फिनोल पायरुवेट। इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम लगता है PPD के, फॉस्फिनोल पायरुवेट डाइकाइनेज। यहाँ पर एक एंजाइम लगता है डाइकाइनेज। डाइकाइनेज इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये ATP को ब्रेक करके AMP में कन्वर्ट करता है। ATP को किस में कन्वर्ट कर देता है, पहले ADP में, और ADP को फिर से तोड़ के AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट था और ये मोनोफॉस्फेट है। तो यहाँ पे 2 ATP का इक्विवेलेंट एनर्जी लगती है, तो इसको हम 1 ATP ना मान करके 2 ATP बोलते हैं। और ये पायरुवेट से कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फिनोल पायरुवेट में। ये जो लास्ट स्टेप है दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन स्टेप, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को वापस से ला रहे हैं रीजनरेट कर। रीजनरेशन स्टेप में कितने ATP लग रहे हैं, 2 ATP। यही हमसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग द रीजनरेशन स्टेप इन C4 साइकिल हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू रीजनरेट अ सिंगल पेप मॉलिक्यूल
एक पीईपी मॉलिक्यूल को रीजनरेट करने के लिए 2 एटीपी की जरूरत यहाँ पे पड़ रही होती है। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। बंडल, शीथ सेल एंड मीसोफिल सेल डिफर इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन। जो दिए गए हैं इनमें से बंडल, शीथ सेल और मीसोफिल सेल कितनों में से डिफरेंस उनमें दिखाई पड़ रहा होता है। एक बार पहले हम डिफरेंस पढ़ देते हैं, उसके बाद बता देंगे आपको। देखो ये हमारे पास में बंडल शीथ सेल है। मान लो बंडल शीथ सेल की बहुत ही मोटी सेल वॉल होती है। बंडल शीथ सेल आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, मतलब वो बहुत ही टाइटली चिपके हुए रहते हैं, इनके बीच में गैप नहीं प्रेजेंट होता 2 बंडल शीथ सेल के बीच में। इनके आसपास प्रेजेंट होते हैं मीसोफिल सेल, वो थोड़े से लूजली अरेंज्ड होते हैं और उनकी वॉल भी थिन होती है। बंडल शीथ सेल हो चाहे हम बात करें मीसोफिल सेल, दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, लेकिन जो दोनों के क्लोरोप्लास्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। बंडल शीथ में बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और बड़े बड़े साइज़ के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मीसोफिल सेल में छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और कम क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब ये जो बंडल शीथ सेल है, यहाँ पे जो थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इनके थैलेकॉइड्स को देखें निकाल करके, तो इनके थैलेकॉइड्स ए ग्रेनल थैलेकॉइड इस तरह से एक के ऊपर डिस्क का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्ट्रोमा थैलेकॉइड बनाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ करके ग्रेना का फॉर्मेशन नहीं करते। जबकि अगर मीसोफिल सेल के अंदर में हम थैलेकॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रेना का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बहुत सारे थैलेकॉइड्स एक के ऊपर एक इस तरह से लद जाते हैं और लदने के बाद में इस तरह का ग्रेना फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेना भी होता है और स्ट्रोमा थैलेकॉइड भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोमा थैलेकॉइड होते हैं। जब लाइट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी तो फोटो सिस्टम की लोकेशन आपने पढ़ी होगी कि भाई जब ग्रेना होता है उसमें फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है और जो ग्रेना नहीं बनाते उनमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है। अब बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट तो फोटो सिस्टम ग्रेना बनाते नहीं है, तो इनके पास क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1। बंडल शीथ सेल में फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। जबकि अगर मीसोफिल सेल की बात करें तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 भी होता है प्लस फोटो सिस्टम 2 भी होता है, दोनों होता है। फर्क क्या पड़ता है इससे, अगर फोटो सिस्टम 2 नहीं है तो बंडल शीथ सेल में हमेशा क्या चलेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा। यहाँ हमेशा 100% क्या चलेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है, नॉन साइक्लिक वाला नहीं चलता, तो क्या यहाँ पे एटीपी ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है? नहीं। ऑक्सीजन तभी रिलीज होता है जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो। तो बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, जबकि मीसोफिल सेल में ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब आते हैं हम बंडल शीथ सेल और मीसोफिल सेल आपस में किस तरह से डिफर करते हैं उसको समझते हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, इस कैपेबिलिटी में दोनों अलग होते हैं। अगर हम मीसोफिल सेल की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है, लेकिन अगर बंडल शीथ सेल की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होती। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी बिल्कुल सही है, मीसोफिल सेल में कम नंबर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जबकि बंडल शीथ सेल में ज़्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। टाइप ऑफ फोटोसिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें बंडल शीथ सेल की तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 मिलता है, जबकि अगर हम मीसोफिल सेल की बात करें तो वहाँ पे 1 के साथ 2 भी मिलता है। सेल वॉल थिकनिंग्स, जो बंडल शीथ सेल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं बंडल शीथ सेल, ताकि बाहर से कोई ऑक्सीजन रुबिस्को एंजाइम तक ना पहुँच पाए। अंदर से तो वो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, बाहर से भी ऑक्सीजन ना आ पाए डायरेक्टली, उसका इंतज़ाम भी इस तरह हो गया। तो बंडल शीथ सेल की सेल वॉल थिक होती है, जबकि मीसोफिल सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। अरेंजमेंट ऑफ सेल, लूज अरेंजमेंट है या फिर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। अगर हम बात करें मीसोफिल सेल की तो वहाँ पे लूज अरेंजमेंट दिखता है, लेकिन अगर हम बंडल शीथ सेल की बात करें तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा होता है। तो सारे के सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सिंपल यही देना है हमें, कितने पॉइंट्स पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, 1 2 4 और 5।
4 और 5। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 10th क्वेश्चन। इफ 20 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू RuBP, then how many CO2 will be released in the mitochondria during the photorespiration? photorespiration यानी C2 साइकिल की बात कर रहा है बेटा। जब भी रुबिस्को जो है वो RuBP को CO2 से बाइंड कराने की बजाय ऑक्सीजन से बाइंड करा देता है, तो उस टाइम पे एक नई रिएक्शन चलती है, एक नई साइकिल चलती है जिसको अपने बोलते हैं C2 साइकिल या फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये C2 साइकिल क्यों बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, कैसे ऑपरेट करती है, पहले उसके सारे स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो C2 साइकिल चलाने के लिए हमें एक मीजोफिल सेल बना लेते हैं। ये मीजोफिल सेल है और इस मीजोफिल सेल के 3 ऑर्गेनेल्स यहाँ पे यूज होते हैं टोटल। क्लोरोप्लास्ट बड़ा बनाते हैं, ये ज़्यादा चीज़ें होंगी इसमें। क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और लास्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों इसमें काम करते हैं। होता क्या एक्चुअल में, जो RuBP है, 5 कार्बन का RuBP, वो रुबिस्को की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, CO2 से बाइंड नहीं करता, ऑक्सीजन से। जब वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या बना देता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA और एक मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA, 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। अच्छा, 3PGA तो डायरेक्टली C3 साइकिल में एंटर कर जाएगा, लेकिन जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है वो डायरेक्टली C3 साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, वो पहले एक दूसरी साइकिल में एंटर करता है जिसको बोलते हैं C2 साइकिल। अच्छा, एक अकेला 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड C2 साइकिल में एंटर नहीं करता, 2 करते हैं, तो सब कुछ डबल कर दो, 2 मॉलिक्यूल CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये ग्लाइकोलेट। 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब टोटल 4 कार्बन। ये किस में एंटर करते हैं, पैरोक्सिसोम में एंटर करके ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड बना देते हैं, 2 कार्बन अमीनो एसिड। टोटल हमारे पास में 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल हैं, मतलब 4 कार्बन। ये एक CO2 रिलीज कर देते हैं, ठीक है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में एक CO2 रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद में ये एक 3 कार्बन के कंपाउंड में अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, सेरीन में। सेरीन यहाँ एंटर करता है, वापस एंटर करता है, और वापस एंटर करते टाइम ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3PGA में, और ये भी C3 साइकिल में एंटर कर जाता है। ये पूरा जो साइकिल चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज C2 साइकिल। और C2 साइकिल का काम क्या है, जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड गए थे उसको एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA में कन्वर्ट करना। अच्छा, ध्यान से देखो तो यहाँ पे वेस्टेज कितना हो रहा है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंटर कर रहे हैं, 4 कार्बन एंटर कर रहे हैं। 4 में से 1 कार्बन CO2 की फॉर्म में लॉस हो रहा है, हर 4 में से 1 का लॉस हो रहा है, तो कितना % लॉस हो रहा है, 25% का हमेशा लॉस होता है। जितना भी कार्बन एंटर करेगा उसका 25% माइटोकॉन्ड्रिया में लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इफ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड टू RuBP, अगर 20 मॉलिक्यूल्स RuBP के साथ में बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने 2PGA बनेंगे, पहले तो ये बताओ। अगर RuBP के साथ में 20 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP के साथ में 20 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करते हैं तो कितने 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा, 20, और 3PGA भी कितने बनेंगे, 20। दोनों ही 20 ही बनेंगे स्टार्टिंग में, तो भाई है ना, दोनों कितने बन रहे हैं, 20। अच्छा, ये जो 20 है इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 20 × डबल इज इक्वल टू 40 कार्बन। इस 40 कार्बन का 25% यानी 1/4 तो वेस्ट हो जाएगा, 1/4 यानी कि 10 कार्बन वेस्ट हो जाएंगे। तो CO2 कितना रिलीज होने वाला है यहाँ पे, 10 CO2 विल बी रिलीज्ड। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के हमने ये 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए।